अब लगातार इन क्लासेस में जो भी ये टाइम हमारे पास बचा हुआ है, इसमें हम दो तरीके का काम कर रहे हैं बेटे। एक जो काम है वो हमारा कौन सा है, पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके 10-15 सवाल जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कर चुके हैं, ईएमआई एसी के कर चुके हैं, कल करेंगे एटम न्यूक्लियाई के। अब इस वाली क्लास में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कल क्वेश्चन रैंडम कोई भी 7 क्वेश्चन जो है वो करवा दिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास थे। ऐसे ही आज भी लगातार जो है वो कुछ अच्छे ही सवाल जो है वो हम कर रहे होंगे, और लास्ट में कर रहे होंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला सवाल जो है वो क्या है, सुने ध्यान से। ये आपका पहला सवाल है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रखा है कि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है। ठीक है, इस तरीके से डाटा जो है ना वो आपको दिखा रखा है कि प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, और प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या दे रखे हैं कि आपके पास है 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, कितने एटम अवेलेबल हैं ध्यान से समझे। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर से कोई न्यूमेरिकल बनते हैं तो वो इस टाइप के होंगे, एटम्स पर मीटर क्यूब, कि 1 मीटर क्यूब में कितने एटम अवेलेबल हैं। सिलिकॉन के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 5 × 10⁻28 एटम्स जो है वो अवेलेबल है। इनको डोप कर दिया है, सिलिकॉन की डोपिंग करी है। अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो क्या पता हो कि डोपिंग करी क्यों जाती है, और डोपिंग होती कितने टाइप से है। ठीक है, एक बार आप 13 से या फिर किससे करते हैं, 15 से। ठीक है, एंटीमनी जो है वो इसमें डाल दिया गया, और एंटीमनी जो डाला गया है वो पार्ट्स पर मिलियन, ये जो है पीपीएम का क्या मतलब है, पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है कि 1 × 10⁻6, 10⁻6 में कितने को डाला गया है, 1 को डाला गया है। ठीक है, मतलब कि अगर 10⁻6 एटम किसके हैं, सिलिकॉन के, तो उनमें एक एटम जो है वो किसका है, एंटीमनी का। ठीक है, अब अगला जो काम है वो क्या, कि इस प्रोसेस में होल्स की संख्या कितनी पाई गई, 4.5 10⁹ है। क्योंकि चाहे कोई सा भी टाइप बन जाए, आपको ये पता है कि अगर यहां पे अगर हम अब देखते हैं, सुनो ध्यान से, कि एंटीमनी जो है वो 15 ग्रुप है। ठीक है, ये जो ये 15 ग्रुप है, और 15 ग्रुप अगर है तो ये क्या बनाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बना रहा होगा ये, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ना वो ये बना रहा होगा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा तो क्या बनेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, होल्स की संख्या जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। अब अगर बिल्कुल बेसिक सा काम ध्यान से समझे, कि 10⁻6 अगर सिलिकॉन एटम है, तो उनमें से एक एटम जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, जो एंटीमनी का डाला गया है। अब अगर एक सिलिकॉन एटम होता तो 1 / कितना हो जाता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन। आपके पास कितने क्रिस्टल में कितने हैं, 5 × 10⁻28 इतने सिलिकॉन के एटम हैं, तो इनमें एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे 1/10⁻6, और ये कितना हो गया, 5 × 10⁻28। इसमें अगर ये डोपिंग करी गई तो 10 की पावर कितना हो गया, 22। आंसर आया 5 × 10⁻22, और ये जो संख्या आई है वो किसकी संख्या आ गई है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये किसकी संख्या आ गई है, इलेक्ट्रॉन की। आपको डोपिंग का लेवल दे रखा है पार्ट्स पर मिलियन, कि 10⁻6 अगर सिलिकॉन एटम है तो उनमें से एक जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बन गया है। ठीक है, मतलब कि एक जो है एंटीमनी डाला जाएगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखेगा। तो 10⁻6 सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप 5 × 10⁻28 का आंसर निकाल लोगे। ये आंसर किसका हो गया, Ne। अगली जो बात है वो आपको क्या पता है, इक्वेशन पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, होल्स की संख्या, और ये किसके बराबर होती है, इंट्रिंसिक वाली संख्या का स्क्वायर के बराबर। Ne किसके बराबर है, 5 × 10⁻22। NH कितना दे रखा है, होल वाली कंसंट्रेशन 4.5, 10 की पावर कितना है, 9, और Ni का स्क्वायर। और अगर आपने Ni बताना है तो बेटा इसका क्या कर लूंगा, ठीक है, 4, ये कितना हो जाएगा 5, इसको एक 0 दे देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 45 बन जाएगा। ये वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी, 45 बन जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 10 की पावर 22 का रूट करूंगा तो 11 बन जाएगा। एक 0 इसको दी है तो यहाँ पे 8 बनेगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। और ये इंट्रिंसिक वाले की कंसंट्रेशन जो है ना वो मिल जाएगी। एक बार दोबारा देखो, ध्यान से समझो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है। प्योर सेमीकंडक्टर पता ही है आपको क्या होता है, सिलिकॉन है, जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स अवेलेबल हैं, 5 × 10⁻28। ये बात आपको क्वेश्चन ने कह रखी। अब आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो डोपिंग हुई है वो एंटीमनी। एंटीमनी कौन सा ग्रुप, 15 है, तो ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 10⁻6 में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हो। ठीक है, तो 10⁻6 में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 5 × 10⁻28 में कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इतने होंगे। अगला जो काम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है
होल की संख्या पता है तो वो क्या होता है, इंट्रिंसिक वाले का स्क्वायर होता है। एन की वैल्यू बतानी है तो इसका क्या कर दूंगा, रूट। सिंपल आंसर जो है वो आपके पास। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या होता है कि एटम एज अ होल, मतलब कि चाहे कोई सा भी टाइप बन जाए, आपने ये पढ़ रखा है कि चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, एज अ होल तो कैसा ही होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जितना इनका जो मतलब कि बनेगा सब, वो पहले से ही जो है वो हमारे पास अवेलेबल था, क्योंकि बिफोर डोपिंग और आफ्टर डोपिंग नेट चार्ज तो क्या ही रहेगा, सेम। और क्योंकि पहले वो न्यूट्रल था तो बाद में भी क्या ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, ये बात जो है ना वो आपने करनी है, इस क्वेश्चन को आपने समझना है। ठीक, इसका रूट निकालना चाहेंगे तो ये आसानी से ही हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 225 बनेगी, 225 को लिखना चाहें तो 15 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा Ni हो जाएगा। और 15 जो है इसको 1.5 10⁻⁴ कितना लिख सकता हूँ 3। इतनी संख्या जो है वो पर मीटर क्यूब पहले अवेलेबल थी इंट्रिंसिक के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ने आपको डाटा दिखा रखा है। सुनो, एक क्यूब आपके पास गिवन है और क्यूब की हर साइड जो है वो इक्वल है, और हर एक इक्वल साइड पे इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो आपने लगा रखा है। ठीक है, टोटल जो है वो कितनी साइड होंगी यहाँ पे 12 साइड जो है वो बनेगी, और 12 के 12 पे जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर। और आपको डायगोनल के अक्रॉस जो बॉडी डायगोनल है उसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट बताना है कि बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज आपने करनी है। तो यहां से करंट जाएगा इस पूरी अरेंजमेंट से, जो है जब बी में से निकलेगा तो इस पूरी अरेंजमेंट का जो आर इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है। तो कैसे डिस्कस कर रहे होंगे, ध्यान से समझें। क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, करने के बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे कट कर लो ऐसे कट कर लो, सबसे आसान तरीका है यहां से ना आप 6 जो एम्पियर है या 6I जो करंट है उसको फ्लो करवाओ। ठीक है, ये याद रखो कि यहां से जो करंट फ्लो करवाना है सर वो कितना करवा दिया 6I। अब जैसे ही ये 6I यहाँ पे पहुंचेगा, इसको 3 रास्तों में बट जाना है। 3 रास्तों में बटेगा तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 2I, क्योंकि हर जगह जो है वो सिमिट्री है, तो यहाँ पे भी कितना 2I और यहाँ पे भी कितना 2I। लॉजिकल है सर। अब जब ये 2I यहाँ पहुंचेगा, इसको 2 रास्ते दिखे तो I यहाँ पे चला जाएगा, I यहाँ पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 2I यहाँ पे पहुंचेगा और 2I यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसमें से कितना जाएगा I जाएगा, और 2I में से यहाँ से भी कितना जा रहा होगा I जा रहा होगा। अब ये 2I पहुंचा तो ये 2 हिस्सों में बटेगा, तो ये I हो गया और ये भी कितना हो गया I। ठीक है, अब ये दोनों मिलके यहाँ पे कितना बना देंगे, वही बना देंगे। ये I आ रहा है, ये I आ रहा है, तो इसमें भी कितना चला जाएगा 2I। ठीक है, इस तरीके से ये I आया, यहाँ से I आया, तो इसमें कितना आ गया 2I। ये 2I 2I 2I, तो यहाँ पे दोबारा कितना निकल आएगा 6I। सही है, इतनी बात। ठीक है, सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप करंट को बांटते हुए चलो। सर आपने करंट को 6I क्यों माना, मैंने देख लिया कि यहाँ पे अगर मुझे बिना फ्रैक्शन के काम करना है तो मेरा 6I सफिशिएंट है। आप I मानते तो यहाँ I/3 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 करते, फिर उसको दोबारा बांटते। इसलिए आसान तरीका जो है वो क्या समझा दिया कि 6I आपने लिया, 3 हिस्सों में आपने इसको बांट दिया, फिर जो है वो आगे फिर बांटते रहे, और इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये ही जो सर्किट है वो मेरा क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है, सारे का रेजिस्टेंस कितना है आर इक्विवेलेंट, और मुझे जो करंट यहां से पास करवाना है वो किसके बराबर है 6I के बराबर। इस सारे का क्या बना दूं आर इक्विवेलेंट, और करंट कितना पास करना चाहिए 6I। तो अगर मैं ए से कहां जाना है, मुझे जाना है सर ए से बी की तरफ, किसी भी रास्ते से चले जाओ। मान लो मैं इस वाले रास्ते से जाता, इस वाले रास्ते से जा रहा हूं, तो मेरे पास करंट जो है बेटा वो कितना है 2I, और रेजिस्टेंस जो है वो कितना है R। यहां से इसमें जाऊंगा तो ये कितना हो गया, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस किसके बराबर है R। आगे बढ़ता हूं तो करंट कितना है 2I और रेजिस्टेंस किसके बराबर है R। इस वाले रास्ते से गया तो मुझे ये मिला। और किसी से भी जाओगे देखो बेटा, यहां से जाते 2I इंटू आर, I इंटू आर, और फिर कितना हो गया 2I इंटू आर। किसी भी रास्ते से तुम जाने की कोशिश कर लो, हर एक रास्ते से आपको यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिल रहा होगा। तो 2IR 2IR 4IR प्लस IR करूंगा तो कितना 5IR। ये तो इस रास्ते से मिल रहा है। यहां से जाता तो क्या होता 6I और रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट। हो गया खेल खत्म, I ने I को मार दिया। R इक्विवेलेंट अगर बताना है तो R इक्विवेलेंट बेटे किसके बराबर हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाई 6। ये 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको याद करना है कि सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि क्यूब का बॉडी डायगोनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा 5R/6। तो इसका स्पेशल केस भी दे सकता है, क्या कहेगा कि R की वैल्यू 1 है तो R की जगह 1 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है। समझ आइए यहाँ तक की बातें। अगला जो क्वेश्चन है फिर उसके बारे में बात करें, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसने क्या कहा है
क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो आपके लिए थोड़ा सा जो है मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि वो नाम ले रहा है कभी इलेक्ट्रॉन का कभी होल का। तो आप क्या सोचोगे कि क्वेश्चन किसका है? यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर का है। लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 2 का पूछ रहा है। ठीक है, कभी इसमें सेमीकंडक्टर सोच के और आप इस क्वेश्चन को स्किप ना कर दें, इस वजह से करवा रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो करंट है, आई का मतलब करंट ऑफ होल 1/5 ऑफ टोटल करंट, ऐसा कहा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के पास रिमेनिंग करंट है, तो टोटल में से 1/5 इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा? 4/5 होगा। सिंपल सी बात है सर, क्योंकि 1/5 प्लस 4/5 कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। कितना पर यहाँ पे कितना दे रखा है? 5 में से 1, तो बच कितना गया? 5 में से कितना बच गया? 4 बच गया। तो होल के पास करंट कितना है? 1/5, तो इलेक्ट्रॉन के पास करंट कितना होगा? 4/5 होगा। ठीक है, फिर क्या कह रखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल है, किसके कंपैरिजन में? होल के। तो वीना वाला फॉर्मूला है, उसके अनुसार काम कर लेंगे कि करंट का फॉर्मूला होता है किसके बराबर? वीडी इंटू ई एन ए, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं करंट थ्रू होल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का रेशियो लिखने चलूं, अगर इलेक्ट्रॉन और होल के करंट का रेशियो लिखना है, एक बात समझना बेटे कि जो मटेरियल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो क्या है? फिक्स है, इलेक्ट्रॉन के लिए और होल के लिए। और चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही किस पे होता है? होल पे। होल और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सेम। मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहता है? सेम। तो रेशियो जो है वो किसका बनेगा? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इनटू में नंबर डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। होल की बात करूंगा तो वेलोसिटी फॉर होल और नंबर डेंसिटी फॉर, इस तरीके से काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और होल के करंट का रेशियो, ये वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 4/5 ऑफ आई। ये वाला आंसर जो है सर वो कितना है? 1/5 ऑफ आई। ऐसे करके काम है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल है वेलोसिटी ऑफ किसका? होल का। नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए, VH तो VH है ही, और ये वैल्यू किसकी है? NH की। तो VH से VH कट जाएगा, 2 से ये 2 पे कट जाएगा, I से I कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो NE/NH बताना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2:1। देखो क्वेश्चन लगा किसका था? मतलब पहली बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन लगेगा सेमीकंडक्टर का, लेकिन एक्चुअल में सवाल किसका है? इलेक्ट्रॉन होल वगैरह ये हम कहाँ पढ़ते हैं ज्यादातर? सेमीकंडक्टर में। लेकिन उसका नहीं है सवाल। क्वेश्चन ने एक ही बात जो है वो मेन कह रखी है कि होल के पास टोटल करंट का 1/5 है, तो बच कितना गया? 4/5 बच गया। वो किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डबल है, किसके कंपैरिजन में? होल। वेलोसिटी और करंट में रिलेशन देने वाले का नाम क्या है? I इज इक्वल टू वी ना। तो E सेम है, A सेम है, तो V और N के रेशियो के अनुसार ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है। ये काम जो है वो आपने कर लेना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है फिर उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन, अब जो टॉपिक है दैट इज योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है, गौर करें बेटे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है ना वो हम पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गौर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब वो आपसे मतलब कि ये कोशिश करेगा कि भाई लास्ट में जाके आप पास वास हो जाओ, तो वो आपको 5 नंबर में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दे देगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब आसमान की चीजें जो हैं उनको देखने के लिए आपके पास एक डिवाइस है। फार डिस्टेंट अवे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फार डिस्टेंट अवे आपके स्टार्स हैं, कोई प्लेनेट है, उसको देखने में आपकी जो मदद कर रहा है उसका नाम क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इसके जो है सर वो 2 केसेस हमने करने होते हैं। और पहला बिल्कुल बेसिक सा केस है, दैट इज योर नॉर्मल एडजस्टमेंट, कि इसमें आप लेंसेज की जस्ट एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। और लेंसेज की एडजस्टमेंट करने के लिए आप जो नाम है वो लिखते हैं, दैट इज योर नॉर्मल एडजस्टमेंट। लेंसेज की एडजस्टमेंट करेंगे और आप ध्यान से समझेंगे कि काम करना क्या है, गौर करें। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है, सुने ध्यान से, कि व्हेन बोथ, जब दोनों के दोनों, व्हेन बोथ इनिशियल ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज, initial object and final image both are, initial object and final image both are at infinite। जब दोनों के दोनों जो है वो कहाँ हूं? इनफाइनाइट पे हूं। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर जो है वो रहें। तो काम जो आपने क्या कुछ करना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करनी है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपको क्या कह रहा है? व्हेन बोथ इनिशियल ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज बोथ आर एट इनफाइनाइट, जब दोनों के दोनों कहाँ मिले आपको? इनफाइनाइट पे मिले। क्या मतलब हो गया सर? इनिशियल ऑब्जेक्ट तो कहाँ ही रहेगा? इनफाइनाइट पे होता ही है, क्योंकि काफी दूर है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि केस जो है वो आपने लगाना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और इसमें आपने 2 लेंसेज जो है वो लेने हैं।
एक जो लेंस है ये बड़ा साइज का लेना है अपने, पहले वाला इसमें, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ है, जिसका लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ है। इसके बारे में बात करें तो लार्ज अपर्चर है और लार्ज ही क्या है, फोकल लेंथ है। इस तरीके से काम आपने करना है, लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ है, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसके सामने जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो काफी दूर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। अब काम करना क्या है, आपको ये पता है पहले से ही कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वहां से आने वाली रेस जो है वो कैसी होती है, इनफाइनाइट से आने वाली रेस जो है वो सर कैसी है, पैरेलल है। तो यहां से पैरेलल रेस जो है वो आ रही होंगी, इनफाइनाइट से जो रेज हैं वो पैरेलल आती हैं। और डायग्राम बनाते हुए आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल रखेंगे ना, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कम रखोगे, और जितना कम एंगल रखोगे उतना बढ़िया डायग्राम बनेगा। ये पैरेलल रेज आई और पैरेलल आने वाली रेज एक पॉइंट पे जाके मिल गई, और जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं सर उस पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस। और ये जो है आपको पता है कि इसका फोकस जो है वो क्या है, दूर है। तो ये डिस्टेंस काफी दूर आपने दिखाना भी है, इस लेंस से ये जो दूरी है ये काफी ज्यादा है, जिसका नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। और मान लो ये जो इमेज बनी है इसका नाम क्या हो गया, ए डैश, और यहाँ पे नाम क्या रख लिया, बी डैश। इस तरीके से कर लिया। ये जो एंगल है इसको अल्फा नाम दिया, और रेज जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है तो थोड़ा डॉट डॉट जो है वो आप दिखा देंगे, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है कि इनिशियल ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। इनिशियल ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे था, इनफाइनाइट पे होना भी है, वो तो दूरी आपसे काफी दूर है तो कहाँ रखा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से रेज कैसी आती है, पैरेलल। पैरेलल आने वाली रेस एक पॉइंट पे मिलती हैं, जिस पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस है। और ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। अब आप जो है वो दूसरा लेंस लेते हैं, और वो जो लेंस है सर वो हमारा कैसा है, दूसरे वाले लेंस के बारे में बात करूं तो वो आई पीस है और वो कंपैरेटिवली छोटे साइज का है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो काम है ये आपने क्या करना है, यहां जो है अब जो काम है वो आपने क्या करना है कि ये जो लेंस है ये कैसा है, आईपीस, और ये आपने दिखाना भी है कि ये इसके कंपैरिजन में कैसा है, स्मॉलर साइज का है, ठीक है। आईपीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, स्मॉल अपर्चर है और स्मॉल ही फोकल लेंथ है। सवाल बन रहा है कि इसकी फोकल लेंथ कम क्यों है और उसकी फोकल लेंथ ज्यादा क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। लेकिन डायग्राम में ये रिप्रेजेंट करना है आपने कि ये नाम ओ डैश है, और आपने इस लेंस को क्या करते हैं, आप इन लेंसेज को ना आगे पीछे कर सकते हैं। इस लेंस को ऐसे एडजस्ट करना है कि यही पॉइंट इसके भी किसका काम करे, फोकस का, और इसी के भी फोकस का अगर काम करेगा तो ये नाम जो ये बी डैश रखा हुआ है मैंने, इसके फोकस का काम करेगा तो आप दिखाएंगे पर्टिकुलरली इसको कि ये जो फोकल लेंथ है सर ये छोटी है और ये फोकल लेंथ जो वो क्या है, ज्यादा है। ये बात जो है वो डायग्राम में दिखनी चाहिए स्पष्ट, ठीक है। तो ये जो एफ ई नाम जो है आपने इसका रख दिया कि ये जो फोकल लेंथ है ये एफ ई है। अब आपको एक बात पता है, इनफाइनाइट से आने वाली रेज कहाँ मिलती है, फोकस पे, और अगर फोकस पे रखा जाएगा तो रेज कहाँ चली जाएंगी, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ से रेज जो है वो आपके पास कहाँ जाने वाली है, इनफाइनाइट पे। तो एक रे पैरेलल गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब ऑप्टिकल सेंटर वाली जो है सर वो तो कहाँ जाएगी, पीछे। और आपको क्या करना है, रेज इनफाइनाइट पे मिलानी है तो इन रेज को कैसे खींच दोगे, पैरेलल खींच दोगे। इस तरीके से ये रेज जो है वो कैसी चली जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी, और ये काम जो है वो आप दिखा दो। ये रेज जो है वो पैरेलल चलेगी, तो पैरेलल आने वाली कहाँ मिली, फोकस पे, ठीक है। और फोकस वाली दोबारा कैसी चलेगी, पैरेलल। और पैरेलल अगर ये चली गई है तो फाइनल जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, इनफाइनाइट पे। वही तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है कि इसमें लेंसेज को बस एडजस्ट करके रखा जाता है कि जो पैरेलल आने वाली रेज है वो फोकस पे मिले, फोकस वाली दोबारा कैसी चली जाए, पैरेलल। तो इनिशियल ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट पे, और फाइनल इमेज भी जो है सर वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। इस केस को क्या कहा गया है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, and that is defined as ratio of angle subtended by image to angle subtended by object। बीटा किसका एंगल है, फाइनल इमेज का। अल्फा किसका एंगल है, इनिशियल ऑब्जेक्ट का। और व्हेन बोथ आर एट इनफाइनाइट, जब दोनों के दोनों कहाँ थे, इनफाइनाइट पे। इस टाइम पे एंगल अल्फा है तो बेटा ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा। इमेज ने जो बनाया है वो एंगल क्या है, बीटा। और यहाँ पे जो है वो आई से आप देखने लगे, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। अब समझे ध्यान से, जब इसको सोल्व करने चलते हैं तो मैं और आप क्या जानते हैं कि सर m बराबर है बीटा बाई अल्फा के, और इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दिया, टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई कितना, टेंजेंट ऑफ अल्फा। m लिखना है और m बराबर है बीटा बाई अल्फा के। छोटे एंगल के लिए बीटा को tan बीटा और अल्फा को क्या लिख लिया, tan अल्फा। इस तरीके से काम मैंने कर दिया।
अब जो काम है सर वो हमने करना है क्या है, दो ट्राइंगल जो बनी पड़ी है उनमें काम करके देना है बस। इस तरीके से पहले वाली ट्राइंगल है जिसमें क्या बना हुआ है, अल्फा, ये नाम ओ, यहाँ पे नाम बी डैश, और ये नाम क्या था, ए डैश। यहाँ पे जो एंगल है सर वो हमारे पास क्या था, बीटा था। ये वाला एंगल बीटा है, इसका नाम क्या हो गया, ए डैश, ये नाम क्या है, बी डैश, और यहाँ पे नाम क्या था, ओ डैश। ये वैल्यू जो है वो एफ ओ पता है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, एफ ई। चलो जी सुनो ध्यान से। तो एम टेंजेंट बीटा वाला काम करना है। बीटा वाली ट्राइंगल वो है जिसमें परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई कितना, बी डैश ओ। ये परपेंडिकुलर वो बेस, ऐसे ही ये परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बेस की बात करता हूं तो ये नाम क्या हो जाएगा, बी डैश ओ। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, बी डैश ओ ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये नाम क्या हो जाएगा, बी डैश, और ये नाम क्या हो जाएगा, ओ डैश। बी डैश ओ ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश ओ डैश नाम। अब अगला जो काम है वो क्या कहता है आपको, एम बी डैश ओ, बी डैश ओ किसके बराबर है, एफ ओ के, बी डैश ओ डैश किसके बराबर है, एफ ई के। ये राइट साइड में मेजर करते हैं पॉजिटिव, वो लेफ्ट में मेजर हुआ तो कैसा हो गया, माइनस। तो आंसर आ गया माइनस का एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। माइनस का मतलब तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, आईपीस की फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज्यादा। 1 मिनट का टाइम लगाएं इस डायग्राम को पढ़ने में। आपने डायग्राम बढ़िया बनाना है, उसके पीछे की एक छोटी सी बात क्या याद रखोगे कि हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल कम रखोगे ना उतना ज्यादा बढ़िया है। क्या करोगे, ये लेंस बड़ा होना चाहिए, ये लेंस कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज का, ये जो डिस्टेंस दिखे ये ज्यादा, और वो जो डिस्टेंस दिखे वो क्या दिखे, कम। तो ये जो केस है ये किसका है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का, सिर्फ लेंसेज को एडजस्ट करने के काम आता है। अब आप क्या करते हैं, इस लेंस को, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, इस लेंस को हल्का सा आगे करेंगे तो ये एफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, आगे। तो ऑब्जेक्ट जो है अब कहां रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज कहां बन जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। उस वाले केस को जो नाम देते हैं दैट इज नोन एज फाइन एडजस्टमेंट। क्या नाम दिया गया, ये पेपर में पूछा जाए। और वो क्यों पढ़ा, क्योंकि उससे ही ये चीजें जो है वो बन पाती हैं। नाम जो है सर वो हमारे पास क्या है, फाइन एडजस्टमेंट। अब फाइन एडजस्टमेंट में क्या करना है आपने, कि इनिशियल जो ऑब्जेक्ट है, सुने बेटे ध्यान से, कि इनिशियल जो ऑब्जेक्ट है सर वो तो कहां ही रखा था, इनफाइनाइट पे। फाइनल जो इमेज है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल जो इमेज है वो कहां बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ध्यान से समझें, इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसमें आपने जो है वो ये क्या ले लिया, ये वाला लेंस बड़ा रखना है। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या रखना है, कम, और ये रेस थोड़ी सी आगे जाके ना वहां मिलवानी है ताकि ये एफ की वैल्यू जो है वो ज्यादा रहे। इस तरीके से काम जो आपने कर लिया, ये रेस आ रही थी, आने वाली रेस जो है वो किसी पॉइंट पे मिली, और इस पॉइंट को नाम जो है वो क्या दे दिया गया, फोकस। यहाँ पे जो है वो इमेज आपकी बन गई। अगला जो काम है, आप उस लेंस को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। काम जो वो आपने क्या करना है, इस तरीके से चीजें जो है वो बनानी है, ऐसे करके काम जो वो कर लिया कि लेंस को और थोड़ा आगे ले आए। अब समझो ध्यान से, इसको अगर कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये रेस कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से रेस आ रही है, पैरेलल आई है रेस, और पैरेलल आने वाली रेस एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, और उस पॉइंट का नाम जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, फोकस होता है। इस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस, और जिसका नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये नाम क्या होगा, ए डैश, और ये जो नाम है ये क्या हो गया, बी डैश। इस तरीके से काम हमने कर लिया। अगली जो बात है वो आपने क्या करनी है, कि इसके ऑप्टिकल सेंटर, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आगे ले आए ताकि ये पॉइंट जो वो कहाँ हो जाए, एफ ई, इस तरफ हो जाए। तो अब जो इसकी इमेज बनेगी, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच वाले की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बन जाती है सर, उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। यहाँ बना देते हैं, मान लो इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया, ठीक है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। पहले पीछे की तरफ जो है वो आप मिला लेंगे, हालांकि रेस आगे जाती है लेकिन आप इनको पहले पीछे की तरफ मिला लेंगे और यहाँ मिला लेंगे। अब जो काम है वो आपने क्या करना है, सुनो ध्यान से, ये काम कर लिया कि ये नाम जो है वो हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश है। इसके बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए डबल डैश, और ये जो नाम है सर ये हमारे पास क्या बन गया, बी डबल डैश। इस तरीके से काम कर लिया। पहले इमेज कहाँ बन रही थी, इनफाइनाइट पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये नाम जो है ना वो आपने कर लिया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से रेज आ रही हैं, मिलेंगी
कहाँ, फोकस पे। लेंस को आगे ले आए ताकि ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ताकि इमेज जो वो कहाँ बन सके, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसने जो ये एंगल बनाया ये अल्फा, ये अल्फा तो सर ये भी कितना अल्फा, और ये फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया सर वो किसके बराबर है, बीटा के। अब अगर मैं बात करता हूं तो एम, एम जो है वो किसके बराबर है, बीटा बाई अल्फा। बीटा किसका एंगल है, इमेज का। अल्फा किसका एंगल है, ऑब्जेक्ट का। इमेज जो है वो कहाँ बनी होनी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ होना चाहिए, इनफाइनाइट पे। ठीक है, कि काम जो है इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द ऑब्जेक्ट व्हेन इनिशियल जो इमेज है वो कहाँ है, इनफाइनाइट पे, और फाइनल जो इमेज है वो इनिशियल ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, और फाइनल इमेज कहाँ बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये काम करना है। अब आगे बढ़े तो आगे चीजें क्या बनेंगी, इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पूरी ऑप्टिक्स में ही आपने ये करा है कि बीटा जहां लिखा है वहां क्या लिख लिया, टेन बीटा। अल्फा जहां लिखा है सर क्या लिख लिया, बीटा की जगह टेन बीटा, और अल्फा की जगह क्या लिख दिया, टेन अल्फा। ये काम जब आपने बना लिया, अब अगर मैं चीजें लिखना चाहूं तो काम कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। ये दो ट्राइंगल बनी पड़ी है सर, इनमें ही काम करना है। तो एक जो ट्राइंगल है सर हमारे पास ये है, इसमें ये नाम क्या था, ए डैश, ये नाम क्या था, बी डैश, यहाँ पे नाम जो है वो क्या था, ओ, और ये एंगल कितना था, अल्फा। एक ट्राइंगल तो ये बनी पड़ी थी, ये ओ ए डैश बी डैश। एक बड़े वाली ट्राइंगल पकड़ो। बड़े वाली ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो बड़े वाली ट्राइंगल कैसे है, यहाँ पे ऐसे है, ये एंगल कितना है, बीटा, यहाँ पे नाम कितना है, ए डबल डैश, ये नाम कितना है, बी डबल डैश, और ये एंगल कितना है 90। अब समझो ध्यान से, और ये नाम कितना था, ओ डैश नाम। ठीक है, ये जो नाम है ये कितना है, ओ डैश। सुने ध्यान से कि टेन अल्फा अगर बताना है तो टेन अल्फा जो है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई कितना, बी डैश ओ। ये टेन अल्फा निकल गया। टेंजेंट बीटा अगर बताना है तो टेन बीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर की जगह ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई कितना, बी डबल डैश, और ये नाम कितना हो जाएगा, ओ डैश। ये काम आपने कर लिया कि टेन अल्फा जो है वो बताना है वो बता दिया, टेन बीटा जो है वो बताना है वो बता दिया। सुनो ध्यान से, एम बताना था, एम बराबर है किसके, टेन बीटा डिवाइडेड बाई कितना, टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो टेन बीटा अगर बताना है तो टेन बीटा परपेंडिकुलर, ये ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई कितना, बी डबल डैश ओ डैश। ये टेन बीटा है। टेन अल्फा बताऊंगा तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई कितना, बी डैश ओ। इस तरीके से काम हमने करना है। ठीक है, एम बताना है तो एम का फॉर्मूला क्या है, बीटा बाई अल्फा, बीटा को टेन बीटा टेन अल्फा, टेन बीटा वाली वैल्यू टेन अल्फा वैल्यू। इसको अगर ऊपर की तरफ, अब ए बी वाले एक तरफ से कर लो थोड़े से, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई कितना, ए डैश बी डैश। ए बी वाले एक जैसे एक तरफ, इसको ऊपर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बी डैश ओ डिवाइडेड बाई कितना, बी डबल डैश ओ डैश हो जाएगा। ये जो है ये हमारे पास काम जो है, इसको अगर मैं देखता हूं, ये जो नाम है ये इमेज की हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट है, किसके लिए, आई पीस के लिए। इसको नाम दे दिया एम ई। पी डैश ओ, यहां पे नाम क्या है ये, पी डैश, और ये क्या है ओ। पी डैश ओ तक की जो दूरी है वो किसके बराबर है, एफ ओ के बराबर है। राइट साइड मेजर कर रखी है, प्लस रहेगी। फिर क्या है, बी डबल डैश ओ डबल, बी डबल डैश ओ डैश की दूरी जो है वो किसकी है, डी। लेफ्ट साइड मेजर कर रखी है तो क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। तो ये कितना हो गया, प्लस का एफ ओ हो गया, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस का डी। एम ई की वैल्यू निकालूं तो एम ई की वैल्यू कितनी होगी, वन प्लस डी, और डिवाइडेड बाई कितना, एफ ई रहेगा। और ये आंसर जो है वो कितना हो गया, माइनस को तो आगे भेज देता हूँ, ये क्या हो गया, एफ ओ डिवाइडेड बाई डी। इतना आंसर जो है वो बनेगा। अब क्या ये पिछले वाले से बेहतर है, उसके लिए एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा। तो माइनस, यहाँ पे नाम जो है वो क्या है, एफ ई, इसको ऊपर भेजू तो एफ ई प्लस डी इंटू में एफ ओ डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डी। इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ, एफ ई को यहाँ पे, डी को यहाँ पे। तो ये जो काम है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको लिखूँ तो माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, एफ ई प्लस डी डिवाइडेड बाई डी इंटू में कितना, एफ ओ डिवाइडेड बाई कितना, एफ ई। इस तरीके से काम कर लिया। ये हमारी आंसर जो है वो कौन सा है, पिछले वाले केस का, माइनस के साथ मिलके। तो डी से डी कैंसिल करा तो वन प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी, और आंसर क्या हो गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब वन से ज्यादा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कौन से वाला केस बेहतर है, ये वाला। कि फाइन एडजस्टमेंट का केस जो वो क्या है, बढ़िया है। कहाँ दिक्कत आ रही है वो तुम पूछो, जो जो तुम्हारे डाउट्स हैं। हाँ बेटा बताओ। बेटा काम जो माइनस और प्लस में क्या करते हैं, आप ऑप्टिकल सेंटर पे बैठे राइट में जा रहे हो तो कैसा लिया जाएगा, प्लस। आप इस ऑप्टिकल सेंटर पे बैठे लेफ्ट में जा रहे हो तो कैसा लिया जाएगा, माइनस में। ऑप्टिकल सेंटर पे बैठ के देखना होता है लेंस के लिए,
राइट में जा रहे हो प्लस, लेफ्ट में जा रहे हो कैसा, माइनस। अब ये जो पॉइंट है बी डैश ओ, तो ओ से मेजर करा जाएगा, ओ के कहाँ है, राइट में। ये बी डबल डैश ओ डैश से मेजर करा जाएगा, कहाँ जा रहा हूँ, लेफ्ट में, तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगला डाउट क्या है, ये काम आपने करना है। फाइन एडजस्टमेंट का केस बेहतर है किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल के। इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी पूछ लेंगे।